नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिमालय से निकलने वाली 3 महान नदियों की, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं, बल्कि ये भूगोल, संस्कृति और करोड़ों लोगों की जिंदगी का आधार है। इनकी कहानी सिर्फ पहाड़ों से शुरू होकर समुद्र में खत्म नहीं हो जाती, बल्कि ये हमें लाखों साल पीछे धरती के इतिहास में ले जाती है। लेकिन सोचिए, आज हम जो ये 3 अलग-अलग नदियां देखते हैं, क्या ये हमेशा से ऐसी ही थीं? या फिर क्या ये तीनों कभी एक ही विशाल नदी का हिस्सा हुआ करती थीं? ये सवाल इन नदियों के बारे में हमारी पूरी समझ को बदल सकता है और हमें लाखों साल पीछे ले जाता है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस सवाल का जवाब पता है कहाँ छिपा है? हिमालय के बनने की कहानी में। जी हाँ, भूवैज्ञानिकों का मानना है कि एक जमाने में इन तीनों की जगह सिर्फ और सिर्फ एक ही विशाल नदी बहा करती थी। इस सुपर रिवर का नाम था इंडो ब्रह्मा या फिर शिवालिक नदी। जरा कल्पना कीजिए, एक अकेली नदी जो आज के असम से शुरू होकर पंजाब तक पूरे हिमालय के साथ साथ पश्चिम की तरफ बहती थी और फिर सिंध के रास्ते अरब सागर में जा मिलती थी। सच में ये एक महानदी थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये एक महानदी 3 हिस्सों में बटी कैसे? इसका जवाब जमीन के नीचे की हलचल में छिपा है। लाखों सालों में पश्चिम में पोटवार का पठार ऊपर उठ गया, जिसने नदी का रास्ता ही रोक दिया, और दूसरी तरफ पूरब में राजमहल और मेघालय पठार के बीच की जमीन नीचे धंस गई। बस इन 2 बड़ी भूवैज्ञानिक घटनाओं ने इंडो ब्रह्मा को हमेशा के लिए 3 अलग-अलग नदियों में बांट दिया, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो अब जब हमें पता चल गया है कि ये 3 नदियां कैसे बनी, चलिए एक-एक करके इनकी कहानी जानते हैं। शुरुआत करते हैं सिंधु से, जो इंडो ब्रह्मा की सबसे पुरानी विरासत है और आज भी पश्चिम की ओर ही बहती है। सिंधु नदी का सफर शुरू होता है तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास बुखारचू ग्लेशियर से, और ये कोई छोटा-मोटा सफर नहीं है, लगभग 2880 किलोमीटर लंबा। रास्ते में इसकी 5 मशहूर सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज इससे मिलती हैं। इन्हीं से तो बनता है पंजाब, यानी 5 आब या 5 पानी की धरती। इसका सफर तो कमाल का है। तिब्बत में इसका नाम है सिंघी खंबन, जिसका मतलब है शेर का मुंह। वहां से ये भारत में लद्दाख में एंटर करती है, लद्दाख और जास्कर पहाड़ों के बीच से बहती हुई। फिर आगे पाकिस्तान में अपनी 5 सहायक नदियों का पानी इकट्ठा करती है, जिसे पंजनत कहते हैं, और आखिर में कराची के पास अरब सागर में मिल जाती है। अब आते हैं उस नदी पर जिसे भारत का दिल कहते हैं, गंगा। ये सिर्फ एक नदी नहीं, ये करोड़ों लोगों की आस्था है, उनकी जिंदगी है। इंडो ब्रह्मा नदी के बीच वाले हिस्से से ही इसका जन्म हुआ। गंगा का सोर्स गंगोत्री ग्लेशियर है, जहां से ये भागीरथी के नाम से निकलती है। इसका सफर है 2525 किलोमीटर का। यमुना इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, पर उसके अलावा भी घाघरा, गंडक, कोसी, सोन जैसी न जाने कितनी नदियां इसमें आके मिलती हैं और इसे विशाल बनाती हैं। और गंगा के जन्म की कहानी तो और भी दिलचस्प है। एक तरफ से आती है भागीरथी, जो गंगोत्री से निकलती है। दूसरी तरफ से आती है अलकनंदा, और देवप्रयाग में जब ये 2 शक्तिशाली धाराएं मिलती हैं, तब बनती है गंगा। इस जगह की मान्यता ही कुछ और है। गंगा की एक और खास बात है, इसकी सहायक नदियां 2 अलग-अलग जगहों से आती हैं। कुछ आती हैं उत्तर से, हिमालय से, जिनमें साल भर बर्फ का पानी रहता है, और कुछ आती हैं दक्षिण के पठारी इलाकों से, जो बारिश पर निर्भर करती हैं, जैसे चंबल और सोन। यही मिलाप गंगा को इतना विशाल बनाता है। चलिए अब अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं पूरब की ओर। यहां हम मिलेंगे इंडो ब्रह्मा के तीसरे हिस्से से, जोरदार, शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र से। ये एक ऐसी नदी है जिसका नाम हर कुछ दूरी पर बदल जाता है। इसके नाम ही इसकी कहानी बताते हैं। तिब्बत में जहां से इसकी शुरुआत होती है, इसका नाम है यारलुंग त्सांगपो, मतलब शुद्ध करने वाली। फिर जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, तो बन जाती है धियांग या स्यांग। असम के मैदानों में आकर इसे अपना सबसे मशहूर नाम मिलता है, ब्रह्मपुत्र, यानी ब्रह्मा का बेटा। और आगे बांग्लादेश में ये जमुना कहलाती है। एक नदी, कितने नाम? ब्रह्मपुत्र इतनी शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि इसमें दोनों तरफ से ढेर सारी नदियां आकर मिलती हैं। दाईं तरफ से सुबनसिरी, मानस, तीस्ता, और बाईं तरफ से दिबांग और लोहित जैसी नदियां। जब इतना सारा पानी एक साथ मिलता है, तो असम में इसका रूप काफी रौद्र हो जाता है और अक्सर बाढ़ का कारण भी बनता है। तो देखा आपने,
आज ये तीन नदियां भले ही अलग अलग बहती हैं, लेकिन इनकी शुरुआत, इनकी जड़ें एक ही हैं। इनकी विरासत साझा है और इनका असर वो भी पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर एक साथ पड़ता है। इनके आकार का अंदाजा लगाना है तो एक आंकड़ा सुनिए। सिर्फ गंगा नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है, मतलब जितने इलाके का पानी उसमें जाता है, वो 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये भारत के कुल एरिया का 1/4 हिस्से से भी ज्यादा है। सोचिए कितना बड़ा इलाका है ये। और इस विशाल क्षेत्र में रहते हैं भारत के लगभग 43% लोग। इसका सीधा सा मतलब यह है कि देश की लगभग आधी आबादी पीने के पानी से लेकर खेती तक हर जरूरत के लिए सीधे तौर पर गंगा और उसकी सहायक नदियों पर निर्भर हैं। ये सच में जीवन रेखाएं हैं। और ये नदियां सिर्फ लोगों को ही नहीं, देशों को भी जोड़ती हैं, कभी सहयोग से तो कभी विवाद से। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 1960 की सिंधु जल संधि। इस समझौते के तहत 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का लगभग 80% पानी पाकिस्तान को मिला और 3 पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज का पानी भारत के हिस्से आया। आखिर में ये बात पूरी कहानी का सार है। हजारों सालों से इन नदियों ने इस देश के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की नींव रखी है। सिंधु घाटी सभ्यता को ही ले लीजिए। वहां से लेकर आज तक सारी बड़ी सभ्यताएं इन्हीं नदियों के किनारे फली फूली हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल आज हमारे सामने खड़ा है। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में इन जीवन रेखाओं का भविष्य क्या होगा? ग्लेशियर पिघल रहे हैं, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। ये सवाल सिर्फ इन नदियों का नहीं, बल्कि उन करोड़ों लोगों के भविष्य का है जो इन पर निर्भर हैं। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।